हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे जो हमारा क्लास 11 फिजिक्स पार्ट फर्स्ट का जो पार्ट फर्स्ट बुक है, उसका जो सेकंड चैप्टर है, जो कि है हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने डिस्कशन को देखिए। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम इस हेडिंग को एक्सप्लेन करना चाहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई आपके पास बॉडी है, ठीक है ना, कोई अगर बॉडी है और वो टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करता है, वो अपने पोजीशंस को, मान लीजिए पी पहले पी पॉइंट पे था, वो बाद में किसी और पोजीशन पे पी डैश पॉइंट में चला गया इन टाइम टी। तो कोई अगर बॉडी टाइम टी के साथ या टाइम के साथ अपने पोजीशन को अगर चेंज करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को मोशन कहते हैं, या उसके इस प्रॉपर्टी को मोशन कहा जाता है। और देखिए, हमारा जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम बॉडीज के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना, उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। ये हम लोग पहले भी आप लोग को बताए हुए हैं, यहाँ पर एक बार समराइज कर देते हैं। ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा मैकेनिक्स, हम लोग दो इसका क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन करते हैं, और जिसमें हमारा मैकेनिक्स जो है फर्दर इसको क्लासिफाई किया जाता है किसमें, एक स्टैटिक्स में, ठीक है ना, एक हमारा स्टैटिक्स होता है और दूसरा हमारा डायनेमिक्स होता है। ठीक है ना। फिर इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा, ठीक है ना, हमारा जो डायनेमिक्स होता है, इसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं। और ये भी हमारा दो तरीके का होता है, एक हमारा होता है काइनेटिक्स, ठीक है ना, एक हमारा काइनेटिक्स होता है और एक होता है काइनेमेटिक्स। ठीक है ना। यहाँ पे एक हमारा काइनेटिक्स हो जाएगा और दूसरा काइनेमेटिक्स। और अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहें, तो अभी आपको अपने चैप्टर में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जो क्लास 11 का है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको काइनेमेटिक्स पढ़ना है। ठीक है ना। और देखिए, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और क्या होता है कि काइनेटिक्स में हम लोग जो मोशन का कॉज होता है, जो कॉज ऑफ मोशन होता है, उसका हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है ना। कॉज ऑफ मोशन जो होता है उसका हम लोग स्टडी काइनेटिक्स में करते हैं, जबकि यही चीज हम लोग काइनेमेटिक्स में जो कॉज होता है उसका हम लोग स्टडी नहीं करते। हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इक्वेशन को लेके चलते हैं। कहने का मतलब ये है, जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तो बॉडीज के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी इक्वेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। मतलब जो हमारे कुछ कॉजेज होते हैं, क्यों हमारा मोशन हो रहा है, उस पर हम लोग ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे। उसके लिए हमारा जो इसके बाद के बाद वाला चैप्टर है, ठीक है ना, इसके बाद के बाद वाला कौन सा चैप्टर है, जो मोशन इन, क्या हम ये कह सकते हैं, लॉज ऑफ मोशन है। इसके बाद के बाद वाला चैप्टर कौन है, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है ना। तो लॉज ऑफ मोशन में हम लोग सारे कॉजेस पढ़ेंगे। ठीक है ना। साथ ही साथ ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बाद हम लोग को प्लेन देखना होगा, मोशन एक प्लेन में भी होता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और ये बेसिकली एक हम लोग इस हेडिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मोशन क्या होता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब मोशन का पाथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस में मोशन हो रहा है। मोशन यहाँ पे समझ गए होंगे कि मोशन क्या होता है, जब एक बॉडी अपने पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगला है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? देखिए, स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब यही, आप लोग मैथ में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। मैथ में आप लोगों को कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ाया गया होगा। एक्सेस, यहाँ पे एक्सिस कहा जाता है, एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सिस का। ठीक है ना। और एक्सिस कितने होते हैं? 3 होते हैं हमारे 3 डायमेंशनल के लिए। ठीक है ना। हमारे अगर हम 3D की बात करें, क्योंकि आपको पता होगा हम लोग 3D में ही रहते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस में ही रहते हैं, तो उस हिसाब से हमारा एक्सिस हो जाएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है ना। साथ ही साथ ये एक्सिस होते हैं, और इसमें एक पॉजिटिव साइड आता है, एक नेगेटिव साइड आता है, एक राइट साइड आता है, एक लेफ्ट साइड आता है। अगर हम इसको बनाना चाहे, मान लीजिए कोई अगर हमारे एक 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई पॉइंट है, तो हम लोग उसको इस तरीके से दिखाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अभी इसके आगे हम लोग हेडिंग वाइज डिस्कशन करेंगे, इसका भी डिस्कशन आएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा 3D स्पेस होता है, किसी पॉइंट को शो करने के लिए हम लोग जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं, वो हमारा ये होता है। और ये जो 3 एक्स वाई जेड होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, हम इसके हेल्प से एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बता सकते हैं 3D स्पेस में। बट यहाँ पे ये 3D के लिए है, 3D। इसी तरीके से अगर 2D में बताना हो, तो 2D में हमारे पास क्या होगा, 2 ही पॉइंट होगा, या तो एक्स वाई होगा, या तो वाई जेड होगा, या तो जेड एक्स होगा। ठीक है ना। ऐसे हमारे पॉइंट मिलते हैं। और अगर हम बात करें 1D की, ठीक है ना, 1D की अगर हम बात करें, तो 1D में हमारा या तो सिर्फ एक्स एक्सिस आता है, या तो सिर्फ वाई एक्सिस, या तो सिर्फ जेड एक्सिस।
ठीक है ना। एक्सिस के हिसाब से हम लोग क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता एक आपको बता है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो हमारा एक पॉइंट होता है वो कई सारे पॉइंट्स मिला के हमें क्या बनाता है, वो हमें एक स्ट्रेट लाइन देता है, क्योंकि हमको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन बहुत इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से हमारा जो एक स्ट्रेट लाइन होता है, वो हमारा स्ट्रेट लाइन क्या होता है, वो एक प्लेन बनाता है। स्ट्रेट लाइन से ही हमारा प्लेन बना होता है। कहने का मतलब 0D पहले होता है, मतलब जिसका एक भी डायमेंशन नहीं है, फिर हमारा 1D होता है जिसका 1 डायमेंशन है, उसके बाद हमारा 2D आता है, 2D यानी हमारा प्लेन, और फाइनल में हमारा एक स्पेस आता है। स्पेस कहने का मतलब जो 3D ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखते हैं, जैसे सॉलिड होता है ना, कोई हमारा क्यूबॉइड हो गया, तो ये सारे 3D ऑब्जेक्ट होते हैं। और इन सारे मतलब डायमेंशन के हिसाब से हमको क्या पढ़ना है, हमको अपने मोशन के पाथ के बारे में पढ़ना है, अपने पाथेस पढ़ने हैं ऑफ द मोशन। फर्स्ट मोशन हमारा क्या हो सकता है, हमारा पहला मोशन हो सकता है इन द 1D यानी 1 डायमेंशन, जो कि हमारा स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर में हमें ऐसे मोशन के बारे में पढ़ना है जिसमें हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस पर मूव करेगी, या तो वो सिर्फ और सिर्फ x होगा, ठीक है ना, या तो वो सिर्फ और सिर्फ y होगा, ठीक है, या तो वो सिर्फ और सिर्फ z होगा। और साथ ही साथ हमने आपको ये बताया कि जो भी हमारा एक्सिस है उसके दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है, ठीक है ना, और एक राइट साइड होता है। राइट साइड में हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन आता है और लेफ्ट साइड में हमारा निगेटिव डायरेक्शन आता है। तो ये सारी चीजें भी जब हम बताएंगे हेडिंग, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। इस चैप्टर में हमें मोशन पढ़ना है किसी ऐसे बॉडी का जो स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में ही मूव कर रहा होगा। और इसके जस्ट बाद वाले चैप्टर में हम लोग प्लेन में पढ़ेंगे। प्लेन का है कहने का मतलब 2 डायमेंशन, उसका पोजीशन हम लोग दिखाएंगे, 2 डायमेंशन एक्सेस यूज करेंगे फॉर द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एनी बॉडी, ओके। और फिर हमारा तीसरा जो लास्ट वाला होगा वो हमारा एक्चुअली हमारा 3D में आ जाता है, जो नॉर्मल है कंडीशन, ठीक है ना। उसको हम लोग उसका भी चैप्टर जब आप हर क्लासेस में जाएंगे वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। आपके इस चैप्टर में ये है, इसके बाद आपको मोशन इन अ प्लेन पढ़ना होगा, और फाइनली आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ने होंगे, जो लॉज होते हैं जो हमारे मोशंस को गवर्न करते हैं। मोशन जितने भी होते हैं किस तरीके से जो न्यूटन्स हमारे मोशन के लॉज दिए, टोटल जो पॉलिसी आती है, या अलग अलग जो हमारे थ्योरम्स है, मतलब जो थियरीज हैं, वो सारी चीजें आपको लॉज ऑफ मोशन में जो भी लॉज है वो आपको बताए जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेसिकली हमने इस हेडिंग के लिए हम यहाँ पे कुछ इसके इंट्रोडक्शन को भी आपको इसी के माध्यम से बता देते हैं। क्या है यहाँ पे देखिए, हमने आपको हेडिंग यहाँ पे चैप्टर का हेडिंग एक्सप्लेन किया, उसी तरीके से हम लोग क्या बता सकते हैं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ नहीं होता है, बेसिक पॉइंट्स होते हैं। जैसे हमारा मोशन है वो होता क्या है, ठीक है ना। मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है ना। तो स्ट्रेट लाइन मोशन किसे हम कहते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई बाइसिकल रोड पे चल रहा है, ठीक है ना, कोई अगर बाइसिकल रोड पे चल रहा है तो वो हमारा कैसा मोशन होगा, वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है ना। उसी तरीके से कोई ट्रेन चल रही है तो वो भी हमारा एक स्ट्रेट लाइन मोशन में आता है। ऐसे ही बहुत से इसके इनफाइनाइट मैनी एग्जांपल हो सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के। और क्या आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, तो इस पूरे चैप्टर में इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें बता दी जाती है, तो हम यहाँ पे बता देते हैं। तो आपको इस पूरे चैप्टर में आपको कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ने हैं मोशन से रिलेटेड। जैसे सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा कि काइनेमेटिक्स, क्योंकि आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया, इस चैप्टर में आपको हमारा जो मैकेनिक्स है उसका वह ब्रांच पढ़ना है जिसमें हम लोग फोर्स के कॉज को स्टडी नहीं करेंगे और मोशन का ही स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो वो हमारा ब्रांच हमारा काइनेमेटिक्स होता है। तो सबसे पहले हम आपको काइनेमेटिक्स बताएंगे, उसी तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स आते रहेंगे। रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ना, उसके बाद हम लोग बताएंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं कि हमारे जो है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये सारे टर्म्स कुछ बेसिक होंगे। फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम लोग बताएंगे क्या इक्वेशन होते हैं, लॉस, क्योंकि हमको पता ही है यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है, जो मोशंस की इक्वेशन है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन था उसका इक्वेशन जो था वही हम लोग को यहाँ पे देखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ रिलेटिव मोशन का भी यहाँ पे आपका इस चैप्टर में बताया जाएगा। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत छोटा है, तो ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे इस तरीके से हमने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता दिया है। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को, इस चैप्टर का जो सबसे पहला हेडिंग है हमारा वो है काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। इसका हम डेफिनेशन बता देते हैं, काइनेमेटिक्स होता क्या है, ठीक है ना। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये मैकेनिक्स का एक सब टाइप्स होता है या सब ब्रांच होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें क्या बताते हैं, हम लोग मोशन का ही इसमें स्टडी करते हैं, बॉडीज का। ये क्या है, इट इज द ब्रांच, ठीक है ना, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या ब्रांच ऑफ साइंस हम बोल सकते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। और हम लोग क्या बता सकते हैं कि ये एक हमारा फिजिक्स का ब्रांच है, ठीक है ना, इन विच वी स्टडी
in which we study about the motion of bodies, या हम लोग बॉडीज, ऐसे बॉडीज का स्टडी करते हैं जो मोशन में होते हैं, ये भी बोल सकते हैं मोशन ऑफ बॉडीज। साथ ही साथ विदाउट एनी स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन, हम लोग इसमें कॉजेज ऑफ मोशन मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं विदाउट कंसिडरेशन ऑफ, विदाउट गोइंग इनटू कंसिडरेशन of causes of motion, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम लोग ये जो हमारा काइनेमेटिक्स होता है ये लिखना जरूरी है आपके नोट्स में। क्या है ये हमारा है मैकेनिक्स या फिजिक्स का वह ब्रांच, ठीक है ना, जो कि जिसमें हम लोग बॉडीज के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। साथ ही साथ मोशन के बारे में तो हम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन हम लोग मोशन जब स्टडी करते हैं वहां पर उसके कॉजेस के बारे में नहीं स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप लोग देखिए, मान लीजिए हम लोग एक माउंटेन पे जाते हैं, ठीक है ना, एक हमारा माउंटेन है बहुत बड़ा सा, ठीक है ना, हम लोग माउंटेन पे गए, ये हमारा माउंटेन हो गया सपोज कीजिए, और माउंटेन पे जब गए तो वहां पे हम लोग ऊपर सबसे माउंटेन पे सबसे ऊपर गए और वहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। तो वहां से हमने जब बॉल को ड्रॉप किया तो बॉल क्या हुआ, बॉल वहां से ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। तो जब बॉल ऊपर से नीचे आएगा तो हमको पता है कि ऊपर से नीचे वो क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पे स्मॉल जी है, ग्रेविटी काम करता है कि नहीं। बट साथ ही साथ वहां पे कुछ और भी रीजंस होंगे जिनकी वजह से बॉल नीचे आ रहा है। हो सकता है कि वहां पे एयर का भी कोई वहां पे कंडीशन हो, ठीक है ना, या वहां पे फ्रिक्शन भी, एयर में गैसेस में फ्रिक्शन होते हैं वो भी काम कर रहा हो। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पे काइनेमेटिक्स में नहीं देखते हैं, हम लोग सिंपल अपने बॉडीज के मोशन को स्टडी करते हैं। और यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन अगर रहे भी तो हम लोग उस पर स्टडी नहीं करते। ये पैसे की एग्जाम्पल है, इससे आप लोग समझ सकते हैं। कहने का मतलब हम लोग बिना किसी कॉज के हम लोग बॉडी के मोशन को स्टडी करेंगे। अब मान लीजिए कि अगर हमको उसका पोजीशन बताना है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, उसका हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे और v = u + at हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई रूल नहीं होगा, या फोर्स = मास * एक्सेलरेशन तो है, बट यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन या कोई भी अदर कॉजेज है मोशन का उसका स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एग्जांपल हो गया समझने के लिए आपको, और यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि काइनेमेटिक्स होता क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पहला हेडिंग था इस चैप्टर का, और ये छोटा हेडिंग है, ठीक है ना। ऐसे हम लोग छोटे-छोटे हेडिंग आपको इस पूरे चैप्टर को बताएंगे, पूरे चैप्टर को एक हेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे, और आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर होता है वो हेडिंग से ही बना होता है, ठीक है ना। तो चलिए ये पहला हेडिंग हमारा क्लियर होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग पर हम लोग आते हैं। तो देखिए अब जो हमारा अगला हेडिंग है ये क्या है, ये है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। ये हमारा जो अगला हेडिंग है वो है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम लोग इसको बताते हैं, ये सारी चीजें जो है हमारे इसी चैप्टर से रिलेटेड है, कोई भी चैप्टर के बाहर का हेडिंग नहीं होगा, ये सारे टॉपिक्स चैप्टर से रिलेटेड है। और ये छोटे-छोटे पॉइंट हैं, अगर जिनको आप लोग जान जाएंगे तो आप लोग चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग को किसी भी बॉडी, अगर कोई हमारे पास बॉडी है, ठीक है ना, तो हमको क्या करना होता है, हमको इस बॉडी का स्टडी करना होता है, इसके मोशन को स्टडी करना होता है हमारे इस ब्रांच में, काइनेमेटिक्स में, ठीक है ना। अब किसी भी बॉडी को अगर हमको मोशन को स्टडी करना है, ठीक है ना, मतलब अगर हमको मोशन का स्टडी करना है तो हमको एक बॉडी चाहिए ही चाहिए, ये हमारे लिए कंपलसरी है। बिना बॉडी का हम लोग मोशन का स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ मान लीजिए हम एक आपको एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है ना, हम लोग उसके मोशन का स्टडी कर रहे हैं, वो बॉडी जो है, और ये भी जरूरी है कि अपने वो पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करें, तभी हम कहेंगे कि वो मोशन में है, ठीक है। फिर हम लोग उस बॉडी का जो मोशन है वो किसी और बॉडी के रिस्पेक्ट में हम लोग स्टडी करेंगे, या हम बॉडी 2 कह दे रहे हैं, ये बॉडी 1 हो गया और ये बॉडी 2। हम लोग बॉडी 1 के मोशन को स्टडी करेंगे बॉडी 2 के रिस्पेक्ट में, और हम लोग ये मानेंगे कि हमारा बॉडी 2 जो है वो क्या है, रेस्ट में है, ठीक है ना। और साथ ही साथ सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जर्वर है, ये मोशन में है, ये रेस्ट में है, और कोई एक और बॉडी है जो कि इस पूरे जो भी प्रोसेस हो रही है, इस पूरे मोशन के फिनोमेना को देखने का काम कर रहा है, क्योंकि वो ऑब्जर्व करने का काम कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि वो ऑब्जर्वर है तो देखिए अगर हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वहां पे कंडीशन ये है कि हम क्या करें, हम अपने पास एक घड़ी रख लो, अपने टाइम को नोट कर सके कि हमारा बॉडी जो है कितने टाइम में कितना जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है। अभी आगे ये छोटे-छोटे टर्म्स पता चलेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, जो रास्ता वो ट्रेवल कर रहा है उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे उसके पास अपना एक घड़ी हो गया, ठीक है, और वो क्या करेगा, उस घड़ी के हेल्प से अपना टाइम को ऑब्जर्वर जो है उसको नोट करेगा। अब देखिए टाइम उसके पास है, साथ ही साथ उसको एक और चीज होना चाहिए उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास सेकंड बॉडी का क्या होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए,
और पोजीशन के लिए उसको एक ऐसे इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत है जो कि क्या करे, वो उस बॉडी के पोजीशन को रिलेट करे। कहने का मतलब हम लोग उस बॉडी को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे, ठीक है ना, और उससे हम लोग एक पॉइंट अटैच कर देंगे और वो पी हमारा पॉइंट किस चीज का काम करेगा, वो ऑरिजिन का काम करेगा। या हम अपने जो यहाँ पे जो हमारा बॉडी है उसी को इससे अटैच कर दे, क्योंकि हमारा बॉडी तो रेस्ट में है और रेस्ट से अगर कोई चीज अटैच होता है तो वो भी रेस्ट में रहेगा। कहने का मतलब साफ है, हम किसी और बॉडी के रिस्पेक्ट में इसके मोशन को स्टडी कर रहे हैं। और देखिए ये बॉडी जो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या हम लोग 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमने क्या किया, अटैच कर दिया। और यहाँ पे हमको क्या होगा, यहाँ पे आसानी से हम लोग बॉडी को जब अटैच कर दिए, ये हमारा रेस्ट में है, तो हम लोग अब इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से हो गया, मतलब हमने बॉडी को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्यों सपोज किया, ताकि हम लोग इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट सपोज कर सके, पॉइंट बना सके, ठीक है ना। तो हमने एक पॉइंट मान लिया और ये जो है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से या 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से अटैच कर लिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर यही जो 2 चीजें हैं, ये किसने किया, ऑब्जर्वर ने अपने लिए, अपने हेल्प के लिए उसने क्या किया, इस पूरे ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए उसने अपने पास एक घड़ी रख लिया और एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम सपोज किया, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है ना, इन्हीं दोनों को एक साथ अगर हम बोले तो वही हमारा क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना, जिसमें क्या क्या आते हैं, हमारा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, ठीक है ना, साथ ही साथ यहाँ पे 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ हमारा क्या आता है, टाइम आता है। मतलब हम लोग अगर इसको डिफाइन करना चाहे, हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना, इज द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम along with time which is used for, ठीक है, फॉर द डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ एनी बॉडी, ठीक है ना। मतलब जो सेट ऑफ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो कि किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, एक इमेजिनरी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाता है। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये एक इमेजिनरी होता है, ठीक है। और अलोंग विद टाइम, मतलब हम लोग उस टाइम, उसके साथ साथ टाइम को भी नोट करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है ना। अभी आपके चैप्टर में बेसिकली बस आपको यही समझना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक तरह का इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें हम लोग करते क्या है, अगर कोई भी बॉडी है तो हम उस बॉडी को मान लेते हैं कि वो क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। हर बॉडी का अपना अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक है ना। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हम उस बॉडी की पोजीशन को भी बताएंगे। कहने का मतलब अगर ये हमारा बॉडी है तो हम लोग इस बॉडी को यहाँ नहीं दिखाएंगे, हम इस बॉडी को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जोड़ देंगे, ठीक है ना। और जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसमें होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, क्योंकि हमारा अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो भी रेस्ट में होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बॉडी मोशन में है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मोशन में होगा। और अपने बॉडी को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अटैच कर दिया, ठीक है ना। ये देखिए थोड़ा सा आपको समझना है, यहाँ पे आपको बस यही जानना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, और इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। इन सब चीजों को कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यही है कि हमारा जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन को तो चेंज कर रहा है, पोजीशन को वो चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ चेंज कर रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग आपको बताते हैं। तो देखिए अब जो हमारा अगला हेडिंग है ये क्या है, मोशन एंड रेस्ट, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल है हमारे इस टॉपिक का, हमारे इस चैप्टर का ही छोटा छोटा हेडिंग है। अगला जो है हमारा मोशन है और रेस्ट है, तो ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे ये सारे हेडिंग्स। मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी अपने पोजीशन को, ठीक है ना, चेंज करता है टाइम के साथ, ठीक है, तब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि हमारा बॉडी क्या है, मोशन है। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज कॉल्ड मोशन, ओके। इसके स्टेट को मोशन कहा जाता है, इसकी अवस्था को मोशन कहते हैं। अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मान लीजिए T1 टाइम पे भी यहीं पे है और T2 टाइम पे भी यहीं पे है, तो ये क्या कहा जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे कि ये किस में है, ये रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है, मोशन रेस्ट, ठीक है। अब साथ ही साथ ये भी जानिए कि मोशन और रेस्ट जो होते हैं ये आपस में दोनों के दोनों रिलेटिव टर्म्स होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कहने का मतलब अगर हमारे पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज, ठीक है, अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो सेम टाइम पे मोशन में भी होगा, और अगर कोई चीज, ठीक है ना, अगर कोई चीज मोशन में है तो वो सेम टाइम पे रेस्ट में भी होगा। इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, आप लोग सपोज करेंगे, और यहाँ पे जो भी रेस्ट और मोशन चीजें हम लोग बताते हैं वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बताते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे हमारा पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, ठीक है ना, जो यूनिवर्स है इसमें आपको पता है हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें सन होंगे, ठीक है ना, हमारा खुद का अपना प्लेनेट होगा, ठीक है। अब हम अपने प्लेनेट पे हैं, मान लीजिए हम अपने प्लेनेट पे हैं और अपने प्लेनेट पे कोई ऑब्जेक्ट रखे हुए, मान लीजिए हमने एक मेज ही रखा हुआ है, एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है।
एक टेबल ही रखा हुआ है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब अर्थ पर अगर आप देखेंगे, अर्थ पर होते हुए, तो आपको क्या पता चलेगा? अगर आप मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, तो आप यहाँ से अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कि हमारा यहाँ पे जो टेबल है वो रेस्ट में है, ठीक है ना। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप यूनिवर्स में होते हैं तब आपको ये पता चलता है, क्योंकि आपको पता है हर प्लैनेट क्या करता है, रोटेट करता है, रोटेशन फिनोमेना को शो करता है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग क्या कह सकते हैं कि क्योंकि ये रोटेशन के फिनोमेना को शो करता है, साथ ही साथ जो प्लैनेट होते हैं वो रिवॉल्यूशन की फिनोमेना को शो करते हैं, मतलब हमारे प्लैनेट मोशन में होते हैं, जिसकी वजह से अगर हम यूनिवर्स के, मतलब हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें अगर हम जाके देखें तो वहां से हमें ये पता चलेगा कि हमारे ये मेज जो है या टेबल जो है वो क्या है, रेस्ट में नहीं है, वो मोशन में है। लेकिन जब हम जहां हमारा अर्थ था ग्राउंड पर ही जब हम थे तो वहां पे हमको पता चला कि वो रेस्ट में है। कहने का मतलब क्या है कि एक ही टाइम पे दो चीजें क्या हो गई, एक ही टाइम पे एक ही चीजें, मतलब वो दो चीजों में बदल गई, यानी ये रेस्ट में भी हो गया हमारा टेबल और मोशन में भी हो गया। और ये एग्जांपल दिया जाता है कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स होते हैं। ऐसे ही आप लोग एक ट्रेन का एग्जांपल ले सकते हैं, और ये हम एग्जांपल्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी जब आप आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी, ठीक है ना। क्वेश्चंस में ऐसे ही प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। जैसे आपका एक ट्रेन है, ठीक है ना, ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, तो आप ट्रेन में बैठे हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन आपका पूरा का पूरा क्या कर रहा है, ट्रेन मूव कर रहा होता है, मोशन में होता है। और अगर आप बाहर किसी पेड़ को देखेंगे या किसी आदमी को देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, आप अगर अंदर के आदमी को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आदमी रेस्ट में है, ठीक है ना। अंदर वाले जो आदमी है, अगर आप यहाँ से अंदर से ही देख रहे हैं तो अंदर वाले आदमी आपको रेस्ट में दिखाई देंगे, लेकिन बाहर वाले आदमी आपको मोशन में दिखाई देंगे। या यूं कह दिए कि बाहर वाले आदमी को, ठीक है ना, आप जो है अंदर कोई आदमी है वो मोशन में दिखाई देगा, जबकि आपको वो आदमी जो है रेस्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो एक ही टाइम पे दो चीजें हो जा रही हैं, किसी एक आदमी को एक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में दिखाई दे रहा है, या एक यहाँ पे पर्सन रेस्ट में दिखाई दे रहा है और दूसरा आदमी को जो है वो मोशन में दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ इसी से रिलेटेड चीजें हैं। कहने का मतलब मोशन और रेस्ट जो होते हैं वो रिलेटिव टर्म्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब भी हम किसी बॉडी के मोशन, ठीक है ना, या रेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे तो हमेशा हम ये बताएंगे कि जो हमारा मोशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी ना किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। अभी हमने इसके पहले आपको हेडिंग बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। एक इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम मान सकते हैं या एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है ना। जनरली हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं और 3 डायमेंशन में यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक पर्सन है तो एक पर्सन को हम लोग 3 डायमेंशन स्पेस में ही बता सकते हैं। हम लोग चाहे तो देखिए, हम लोग जनरली अभी आगे भी आपको बताएंगे, हम लोग बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट सपोज कर लेते हैं। कहने का एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं। जब भी हम लोग ये हमारा जो काइनेमेटिक्स, जब भी हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो हमारा जो बॉडी होगा उसको हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट सपोज करेंगे, और इसका क्या कंडीशन है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या डिफिनेशन है, ये भी अभी आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो हमने ये बताया कि कभी भी किसी बॉडी के रेस्ट और मोशन चीज कंडीशन को बताना है तो हमको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, और हमको टाइम भी ऑब्जर्व करना होगा, तभी तो हम लोग बता पाएंगे। मान लीजिए हमारे पास वॉच है, तभी हम बता पाएंगे कि 1 सेकंड पे हमारा बॉडी यहाँ है, फिर हमारा 5 सेकंड बाद हमारा बॉडी यहाँ आ गया, ठीक है। और अगर 1 सेकंड में भी ये यहाँ पे है और 5 सेकंड में भी ये हमारा बॉडी एक ही जगह पे है, इसका मतलब क्या है, वो रेस्ट में है, ठीक है ना। और पहले सिचुएशन में क्या था, वो मोशन में था। तो कहने का मतलब हमेशा हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में रेस्ट और मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। और साथ ही साथ जनरली क्या होता है, हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करते हैं, हमको अपना खुद चूज करना होता है कि कैसा हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से वो चूज करेंगे। जैसे अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बॉडी है या एक ट्रेन है वो ट्रेवल कर रहा है, तो हमको अपने सिचुएशन के हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करना होता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया ही ना हो कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्राउंड को एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। ग्राउंड जो हमारा होता है, क्योंकि हमको पता है हम लोग अर्थ पे रहते हैं, और अर्थ पे रहते हैं यानी कि हमारा अर्थ तो रेस्ट में ही है हमारे लिए, क्योंकि हम उसी पर हैं। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेगा। और पूरे के पूरे अर्थ को एक हम क्या मान लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे, और वहां पे हम अपना इमेजिनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करेंगे, और उससे हम जो भी बॉडी का स्टडी कर रहे हैं अटैच कर देंगे, कोई भी बॉडी है उसको अटैच कर देंगे। एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पे हम बता के इस डिस्कशन को फिनिश करते हैं। लास्ट एग्जांपल में आप ये कह सकते हैं, जैसे आप देखे होंगे एक घड़ी होता है, ठीक है ना, जो आपका ये घड़ी हमने स्टार्टिंग में बनाया था, तो आपका जो घड़ी है, मान लीजिए कोई अगर बॉडी इस घड़ी के किसी एक सुई पर है, कोई अगर बॉडी इस घड़ी के एक सुई पर है, तो वो अगर अपने आप को देखे, ठीक है ना, तो वो अपने आप को देखेगा तो उसको लगेगा कि वो भाई रेस्ट में है, ठीक है।
लेकिन अगर बाहर से कोई अगर बॉडी देखता है उसको तो उसको लगता है कि वो मोशन में है। तो देखिए जो बाहर वाला है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है ना। जो बाहर वाला है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारा अंदर वाला है इसका, इस बॉडी का हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना, वो अलग हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, ये हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अभी जब आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे वहां पे और भी इससे अलग अलग चीजें बताई जाएंगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बहुत से टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जो कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जो न्यूटन्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। उनके लिए अलग अलग आपको इक्वेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो हायर क्लासेस की बात है। अभी आप लोग बेसिकली इतना जानिए। यहाँ पे जो अभी हम लोग हेडिंग का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमने बताया है क्या है, हमारा मोशन एंड रेस्ट, ठीक है ना। तो ये अभी आप लोग क्लियर हो गया होगा कि मोशन और रेस्ट क्या होते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखिए। अगला जो हमारा हेडिंग है ये क्या है, ये है हमारा डिस्टेंस, ठीक है ना। और क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगला हेडिंग है, इसमें दो चीजें बताई जा रही है। जैसे इसके पहले वाले में आपको मोशन बताया गया और रेस्ट बताया गया, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस और हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये कुछ टर्म्स हैं जिसको बस आपको समझना है। और ये मोशन को डिस्क्राइब के लिए ये सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, वो पहले पॉइंट P पे था, ठीक है। और उसके कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद वो कहाँ चला गया, वो पॉइंट कुछ टाइम में, ठीक है ना, कुछ टाइम लगा और उसके बाद वो पॉइंट P डैश पे वो बॉडी चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे डिस्टेंस होता क्या है, अगर कोई बॉडी, ठीक है ना, अगर कोई बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है तो पहले पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच का जो टोटल एक्चुअल लेंथ होता है, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है या जितना उसने पाथ कवर किया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। इसका डिफिनेशन आप लोग सिंपली दे सकते हैं कि द एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स्ड बाय अ बॉडी और कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है ना, इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब जो एक्चुअल पाथ होता है, हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है। यहाँ पे इस आपको फॉर्मूला भी देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला जो दूरी है आपका, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, यही आपका डिस्टेंस का काम कर रहा है। इसको हम लोग स्मॉल डी से बता सकते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा डिस्टेंस है ये क्या है, एक्चुअल पाथ है। ये चीज आप लोग को याद रखना है। और इसका फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो है एक्चुअल पाथ, ठीक है ना, एक्चुअल पाथ, यही इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग इसको समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर हम इस फिगर के हिसाब से अगर हम बताना चाहें तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअल पाथ को क्या कह देंगे, ये हो जाएगा हमारा P डैश, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमारे यही बॉडी था, वो कुछ इस तरीके से ट्रेवल किया है, कुछ कर्व टाइप में ट्रेवल किया, तो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं C, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्टेंस कितना आया इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में हमारा आ जाएगा जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, PCP, हमारा कितना आ जाएगा, PCP डैश, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं, बहुत आसान है। कहने का मतलब डिस्टेंस के एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ये बॉडी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा डिस्टेंस होता है ये हमारा एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी हम लोग किसे कहते हैं कि जिनके पास केवल और केवल हमारा मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब जब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तो उसका हम लोग डायरेक्शन नहीं देते हैं। और आपको SI यूनिट तो पहले ही पता होगा, डिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है, ठीक है ना, हमने पहले चैप्टर में आपको सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। तो SI यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का हमारा मीटर होता है। और CGS यूनिट की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर। उसी तरीके से इसका अगर हम डायमेंशन की बात करें तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला इसका कैपिटल L होगा क्योंकि ये एक तरह का लेंथ है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि क्या डिस्टेंस होता है, ठीक है। और उसी तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को आप लोग समझ सकते हैं इसके नॉर्मल डेफिनेशन से। ये क्या होता है, ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है। जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है किसी बॉडी जो कवर करती है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यही बॉडी अगर P से P डैश गया है तो देखिए यहाँ पे दो तरीके से ये गया है, एक पहले तो सीधा ही चला गया और दूसरा इस रास्ते से गया है, ठीक है ना। तो इसमें दोनों में अगर हम शॉर्टेस्ट की बात करें तो शॉर्टेस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ ये है, P और P डैश, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो P डैश है ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट वाला है, डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। और हम लोग यहाँ पे इसको दिखाने के लिए हम लोग डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि ये जो है ईस्ट टू वेस्ट, ये जो है ईस्ट टू वेस्ट या टुवर्ड्स वेस्ट जो है ये जा रहा है,
हम लोग इसको शो करने के लिए इसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि टुवर्ड्स वेस्ट जा रहा है, टुवर्ड ईस्ट जा रहा है। तो कभी भी जब हम डिस्प्लेसमेंट बताते हैं तो उसमें डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है तो इसलिए इसकी वजह से जैसे हमारा डिस्टेंस जो था वो क्या था, एक तरह का स्केलर क्वांटिटी था। यहाँ पे ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, क्योंकि ये इसके पास हमारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। और साथ ही साथ ये जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होते हैं उनको ये सेटिस्फाई करता है, आगे आपको पता चलेगा। और कभी भी जब हम लोग दिखाएंगे तो हम साथ ही साथ उसके ऊपर, उसके लेटर के ऊपर हम लोग एरो हेड लिखते हैं, या हम लोग बुक्स में देखेंगे तो हमको वो डार्क ब्लैक में दिखाई देगा, ठीक है। तो डिस्टेंस को दिखाने का ये तरीका होता है, डिस्प्लेसमेंट को दिखाने का, सॉरी। और डिस्टेंस को तो नॉर्मल हम लोग विदाउट एनी एरो हेड दिखा सकते हैं, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे कभी कभी पूछ दिया जाता है, यहाँ पे जो ऊपर का जो एरो हेड की जो लेंथ होती है वो क्या बताती है, तो वो आपको मैग्नीट्यूड बताती है, और जो एरो का डायरेक्शन होता है वो आपका एरो बताता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गए होंगे। और साथ ही साथ कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि आप इसको ग्राफिकली शो कीजिए, मतलब इसको नंबर लाइन पे शो कीजिए, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर दिखाना तो आप लोग ऐसे नंबर लाइन बना के, जैसे कोई अगर बॉडी 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर चल रहा है तो ऐसे आप लोग दिखा सकते हैं। ये आपका मीटर में हो जाएगा 5 मीटर, और ये आपको ये इस तरीके से उसके मोशन को दिखा सकते हैं। ग्राफ में दिखाया जाता है, और ग्राफ में वो कंसीडर किया जाता है कि इतना यूनिट बराबर 5 यूनिट अगर मानते हैं तो 5 यूनिट हो जाएगा, और डिवीजन हम लोग मानते हैं कि इतना डिवीजन बराबर इतना यूनिट, या जो भी हम लोग वो मानना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का एसआई यूनिट, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो इसका सीजीएस यूनिट होता है, ठीक है ना, मतलब यूनिट इसका सेम होता है और डायमेंशन भी सेम होता है। मतलब इसका एल है डायमेंशन, इसका भी एल होगा, इसका सीजीएस में सेंटीमीटर और मीटर है तो इसका भी सेंटीमीटर और मीटर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हमारा डिस्टेंस होता है और क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। एक और एग्जांपल अगर हम दें, मान लीजिए कोई बॉडी है आपके पास, यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, कोई अगर आपके पास बॉडी है, यहाँ पे वो बॉडी है, पी पॉइंट से हम उसको दिखा रहे हैं। अब वो बॉडी यहाँ पे मान लीजिए ये बॉडी है, अब बॉडी पी डैश पॉइंट पे गया, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ गया, ये आपका एम पॉइंट पे गया, उसके बाद ये कहाँ गया, ये आपका एम डैश पॉइंट पे गया, यहाँ पे एम डैश पॉइंट, ठीक है ना। तो अब अगर आपसे यहाँ पे पूछे पहले बॉडी कहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो अब आपसे पूछा जाए कि हमारे बॉडी का डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस दिखाने के लिए हम लोग ये कहेंगे कि जितने भी पाथ हैं हम लोग सबको जोड़ देंगे, यानी पी पी डैश, ठीक है, प्लस पी डैश एम प्लस एम एम डैश, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक तरह का डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमने आपको बताया डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, ठीक है। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा सिंपली यहाँ पे क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर हमको इस पॉइंट से डायरेक्ट इस पॉइंट पे जाना है तो हम लोग इधर से भी जा सकते हैं, और यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है ना। तो हम लोग को ये डिस्टेंस निकालने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन रूल लगाना होगा, और इजिली उससे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कहने का मतलब यहाँ पे पीएम डैश जो आता है, पीएम डैश, यही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी आगे जब कैलकुलेशन आएगा इसको हम लोग अच्छे से आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ, यहाँ पे कुछ नहीं समझना है, नॉर्मल बस आपको जानना है डिस्टेंस होता है आपका एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है। और यहाँ पे जानिए लेंथ यानी पाथ दोनों सेम ही चीजें हैं, और लेंथ का जो है आप लोग लेंथ के बारे में बहुत सी चीजें पढ़े हुए हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है।